तो सामने से बुरी आता है और कहता है मैं इसका मुकाबला करूंगा। टीचर द्रोणा बुरी से कहती है तुम्हें बाउंड्री फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ तलवार का इस्तेमाल करना। बुरी उनसे कहता है इस जैसी लड़की के सामने मुझे अपनी फोर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जियांग चिल्लाकर उसे पुकार रहा होता है। क्वीन उसे कहती है अब तुम्हें क्या कहना है। जियांग उसे कहता है जरा ध्यान से लड़ना, मुझे ये बंदा शक्ल से बिल्कुल ठरकी लग रहा है, इसलिए तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ टीचर द्रोणा उनसे कहती है चलो फाइट स्टार्ट करो। फाइट स्टार्ट होते ही बुरी अपनी तलवार के साथ क्वीन की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि क्वीन उसके सामने खड़ी होती है और अपनी जगह से नहीं हिलती। बुरी सीधा उसकी चेस्ट पर वार करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जबकि क्वीन अपनी तलवार आगे करती है और बुरी को साइड पर धकेल देती है। बुरी फिर से आगे बढ़ता है और उसके ऊपर से जंप करते हुए उसके पीछे की तरफ चला जाता है और उस पर वार करता है, लेकिन क्वीन फिर से उसे डॉज करती है। बुरी पीछे बैठकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है इस लड़की के पास तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं। उसी वक्त क्वीन अपने कंधे की तरफ देखती है तो उसने उसकी ब्रा की स्ट्रिप को काट दिया होता है। सारे लड़के लार टपकाते हुए उसके नाम के नारे लगा रहे होते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जबकि जियांग को उन सबको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बुरी हंसते हुए फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। क्वीन नीचे की तरफ बैठकर उसकी तलवार को ब्लॉक करती है और फिर से उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। इस बार क्वीन खुद से आगे की तरफ बढ़ती है और उस पर अटैक करती है। क्वीन उस पर अटैक पे अटैक किए जा रही होती है। बुरी उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। फिर क्वीन अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करती है, वो तलवार को पकड़कर घूमना शुरू कर देती है। उसकी ये एबिलिटी देखकर टीचर द्रोणा भी हैरान हो जाती है। बुरी कहता है कि मैं इस तरह इसको ज्यादा देर तक होल्ड बैक नहीं कर सकता, मुझे भी कुछ करना होगा। बुरी अपनी बाउंड्री फोर्स को इस्तेमाल करता है और क्वीन के अटैक्स को ब्लॉक करता है और उसे पीछे की तरफ धकेल देता है और साथ ही मैजिकल पावर से उसकी तरफ स्लैश लगाता है। उसकी मैजिकल पावर क्वीन को हिट करने वाली ही होती है कि उसी वक्त उसका बड़ा भाई सामने आ जाता है और आगे आकर एक शील्ड बना लेता है और क्वीन को हिट होने से बचा लेता है। बुरी के भाई का नाम टोल्स लियान होता है। लियान क्वीन को नीचे उतारने के बाद उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। उसी वक्त जियांग आगे आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे दूर कर देता है और उसे कहता है मेरी वाइफ को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। वाइफ का लफ्ज सुनते ही वहाँ पर सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। जियांग इसाबेला से पूछता है क्या तुम ठीक हो। इसाबेला उसे कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। द्रोणा सोल्जर से पूछती है क्या ये दोनों वाकई में शादीशुदा हैं? वो सोल्जर उससे कहता है हाँ ये दोनों शादीशुदा हैं। द्रोणा खुश हो जाती है और कहती है तुम्हें पहले ये बता देना चाहिए था। सोल्जर उसे देखकर सोचता है तो कैप्टन इसी की वजह से अंदर नहीं आना चाह रहे थे। द्रोणा बुरी से कहती है मैंने तुमसे कहा था कि अपनी बाउंड्री फोर्स का इस्तेमाल मत करना। बुरी उनसे कहता है मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल की है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैजिक टीचर आगे बढ़ती है और बुरी से कहती है तुम्हारा भाई तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम कभी उसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाओगे। ये बात सुनकर बुरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैजिक वाली टीचर आगे बढ़ती है और जियांग से कहती है ये मेरा स्टूडेंट है, इसका नाम लियान है। टीचर लियान से कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी टक्कर का कोई मिल गया है। लियान उनसे कहता है मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूं। द्रोणा क्वीन से कहती है मुझे लगता है शायद तुमने अपने स्वर्ड स्किल मूचिया से सीखे हैं। क्वीन उसे कहती है हाँ बिल्कुल, मैंने मास्टर मूचिया से ही सीखे हैं। मूचिया एक फेमस स्वर्ड्समैन है जिसको गॉड ऑफ स्वर्ड भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स भी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो क्या ये वाकई में मास्टर मूचिया की स्टूडेंट रह चुकी है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। द्रोणा उसे कहती है मैं भी टीचर मूचिया से कुछ अर्सा सीखती रही हूँ, इसलिए मुझे पता था कि तुमने जो मूव इस्तेमाल किया वो टीचर मूचिया का था। क्वीन टीचर से कहती है लेकिन थोड़ी देर पहले जो तुम स्किल्स इस्तेमाल कर रही थी वो तो टीचर मोचिया से भी ज्यादा अच्छे थे। टीचर हंसते हुए से कहती है तुम तो बहुत ही अच्छी नजर रखती हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें अपनी स्टूडेंट मानती हूँ, आज से मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाऊंगी। द्रोणा की क्लास के लड़के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो एक हॉट लड़की हमारी क्लास में आने वाली है, जबकि मैजिक की क्लास के लड़के कहते हैं ये लोग इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं, जबकि उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया उसने कौन सी क्लास में जाना है। मैजिक टीचर ऐसी आगे बढ़ती है और द्रोणा से कहती है तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम उसे अपनी क्लास में ले रही हो, मैं उसे पहले अपनी स्टूडेंट मान चुकी हूँ। द्रोणा उसे कहती है क्या तुमने देखा नहीं वो किस तरह तलवारबाजी करती है, वो मैजिक से ज्यादा तलवारबाजी में ज्यादा माहिर रहेगी। सोल्जर आगे बढ़ता है और जीबी यानी कि क्वीन से कहता है तुम कौन सी क्लास में जाना चाहोगी।
क्वीन उनसे कहती है मुझे तो अभी खुद भी समझ नहीं आ रही कि मुझे कौन सी क्लास में जाना है। वो दोनों टीचर्स कहती हैं तो क्यों ना हम दोनों फाइट करके डिसाइड कर लें कि इसे कौन सी क्लास में जाना चाहिए। उसी वक्त जियांग आगे बढ़ता है और उनसे कहता है मेरे बारे में क्या, मेरा भी टेस्ट ले। जियांग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और उनसे कहता है प्लीज मेरा भी टेस्ट ले, मुझे भी अपना टेस्ट देना है। मैजिक टीचर एसीयू से कहती है अच्छा ठीक है। वो अपना मैजिक बॉल जियांग को देती है। जियांग उस मैजिक बॉल को अपने हाथ में पकड़कर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसके सपने देखे हैं। अब क्योंकि मैं दूसरी दुनिया में एक हीरो के तौर पर आया हूँ तो क्या पता मेरे पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर हो कि मैं इस पूरी दुनिया का राजा बन जाऊँ। क्या पता मेरी मैजिकल पावर इतनी ज्यादा हो कि इस मैजिकल बॉल की चमक इतनी ज्यादा हो कि सारे अंधे हो जाएं। जबकि उसके पीछे खड़े स्टूडेंट्स बातें कर रहे होते हैं क्या ये उस लड़की से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जियांग उस मैजिकल बॉल को हाथ में पकड़कर खड़ा होता है। ऐसे ही 3 मिनट गुजर जाते हैं। वही स्टूडेंट बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल कचरा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, इसके पास तो जरा सी भी मैजिकल पावर नहीं। जियांग बेचारा चुपचाप खड़ा होता है अपने हाथ में मैजिकल बॉल लेकर। वो कह रहा होता है काश ये थोड़ा सा चमक जाए। बुरी और उसके दोस्त हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल बेकार है। एसी आगे बढ़ती है और उसके हाथ से मैजिकल बॉल ले लेती है और उसे कहती है मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम एक यूजलेस स्लम्बर हो। मैंने तो सिर्फ इसलिए तुम्हारा टेस्ट ले लिया ताकि तुम उदास ना हो जाओ कि मेरा टेस्ट नहीं लिया गया। जियांग टीचर से कहता है क्या मैं ये बात पूछ सकता हूँ कि यूजलेस स्लम्बर क्या होता है। सोल्जर आगे बढ़ता है और उसे कहता है यूजलेस स्लम्बर एक लकड़ी का नाम है, एक ऐसी लकड़ी जो ना तो जलाने के काम आती है और ना ही और कोई चीज उससे बनाई जा सकती है। उसी लकड़ी के नाम पर हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास मैजिकल पावर्स नहीं होती उन्हें यूजलेस स्लम्बर कहा जाता है। जियांग उदास हो जाता है और कहता है इसका मतलब मैं ना तो तलवारबाजी सीख सकता हूँ और ना ही मैजिक सीख सकता हूँ। एसी उससे कहती है अगर तुम्हारे पास बाउंड्री फोर्स नहीं है तो तुम मैजिक परफॉर्म नहीं कर सकते। ड्रोना उससे कहती है तुम तलवारबाजी सीख सकते हो लेकिन तुम्हारी तलवारबाजी उस इंसान के सामने बेकार है जो कि पहले से बाउंड्री फोर्स इस्तेमाल कर रहा हो। जियांग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और उनसे कहता है क्या कोई और रास्ता नहीं है। बुरी उसे कहता है क्या तुम कोई बेवकूफ हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आती, तुम यूजलेस स्लम्बर हो। जियांग को उसी वक्त सोफी सास की बात याद आती है। सोफी सास ने उससे कहा था कि तुम्हारे अंदर जरा सी भी पोटेंशियल नहीं है। ये देखकर क्वीन उनसे कहती है एक बार दोबारा से इसे कचरा बोलकर दिखाओ फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। बुरी उसे कहता है क्या तुम फिर से मुझसे फाइट करना चाहती हो। ये बात सुनते ही जियांग आगे बढ़ता है और क्वीन की कमर पर हाथ रखते हुए उनसे कहता है तो क्या हुआ, मेरे पास मैजिकल पावर्स नहीं है, मेरे पास इतनी खूबसूरत और प्यारी बीवी जो है ये मुझे प्रोटेक्ट करेगी। फिर जियांग सोल्जर से कहता है चलो बाकी के ट्रेड्स में जाकर देखते हैं, क्या पता मैं भी किसी क्लास में सिलेक्ट हो जाऊं। जाने से पहले जियांग क्वीन से कहता है तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, खूब सारी मेहनत करना ताकि तुम तलवारबाजी और मैजिक में बहुत अच्छी हो जाओ। ड्रोना आती है और क्वीन से कहती है अब जबकि वो लड़का चला गया है तो चलो वापस क्लास में चलते हैं। एसी उसे कहती है नहीं ये मेरी स्टूडेंट है, ये मेरे साथ क्लास में जाएगी। वो दोनों फिर से वहीं पर बहस करना शुरू कर देती हैं, जबकि जियांग और सोल्जर दूसरी तरफ चले जाते। चलते हुए जियांग उस सोल्जर से कहता है अगर मैं अपनी बाउंड्री फोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता तो क्या मैं स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता। सोल्जर उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, बिना बाउंड्री फोर्स के भी तुम बहुत सारी क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर और भी ऐसी ब्रांचेस है जहाँ पर बाउंड्री फोर्स का इस्तेमाल नहीं होता। जियांग सोचता है मुझे लगता है शायद मैं एक कुकी बनने वाला हूँ। सोल्जर उसे कहता है हम लोग अगली क्लास में पहुँच गए हैं। जियांग उससे पूछता है ये कौन सी क्लास है। सोल्जर उसे कहता है ये फोर्जिंग की क्लास है, यहाँ पर वेपन्स बनाए जाते हैं। जियांग जैसे ही अंदर आता है तो सामने सारे बच्चे हाथ में पेंसिल और कागज लेकर बैठे होते हैं और वो सारे एक तलवार की पिक्चर बना रहे होते हैं। सामने स्टेज पर एक तलवार होती है और वो सारे उसी की पिक्चर बना रहे होते हैं। जियांग उनकी पिक्चर देखकर कहता है ये तो बहुत ही बुरी ड्राइंग कर रहे हैं। वो करीब जाकर एक लड़के की ड्राइंग देखता है और कहता है ये तो बहुत ही गंदी है। लड़का ये बात सुन लेता है और पीछे घूमकर कहता है तुमने अभी क्या कहा। जियांग उसे कहता है मैंने कुछ नहीं कहा, मैं यहाँ पर नया ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आया हूँ। जियांग सोल्जर से पूछता है ये सब लोग तो फोर्जरी क्लास में है तो फिर ये लोग ड्राइंग्स क्यों बना रहे हैं, इन्हें तो वेपन्स बनाने चाहिए। उसी वक्त पीछे से क्लास के टीचर आते हैं और उससे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें फोर्जरी के बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ पर मेटल को कूटकर हथियार नहीं बनाए जाते। फोर्जरी क्लास के टीचर का नाम मार्टिन होता है। टीचर मार्टिन बच्चों से कहते हैं आप लोग ड्राइंग बनाना जारी रखो। फिर वो जियांग से कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता हमारी इस क्लास में हम कुछ भी बना सकते हैं, जो भी बनाना चाहें। सोल्जर टीचर मार्टिन को बताता है
ये जब छोटा सा बच्चा था तभी इसे डीमन ट्राइब वाले उठाकर ले गए थे, इसलिए इसे हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। मार्टिन उसे कहते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है, चलो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर हम हथियार कैसे बनाते हैं। टीचर सामने स्टेज की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर वो तलवार होती है। टीचर अपनी कमर पर लगे हुए एक पेन को उतारते हैं और उस पेन को अपनी मैजिकल पावर से बड़ा कर लेते हैं और उस पेन की मदद से जमीन पर एक तलवार ड्रा करते हैं। जैसे ही उनकी तलवार की ड्राइंग मुकम्मल होती है, मास्टर उसे कहते हैं जाग जाओ, और वो तलवार ड्राइंग में से बाहर निकल आती है और एक असली की तलवार बन जाती है। ये देखकर जियांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। टीचर उसे कहते हैं, यहाँ ह्यूमन ट्राइब में हम लोग इस तरह अपने वेपन्स बनाते हैं। जियांग मार्टिन से कहता है, क्या ये एक मैजिकल ब्रश था जिससे तुमने इस तलवार को बनाया है? क्या हम इससे कुछ भी बना सकते हैं? टीचर मार्टिन स्टेज से नीचे उतर आते हैं और उसे कहते हैं, हाँ तुम इससे कुछ भी बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास गोल्ड अलॉय क्रिस्टल होना चाहिए, जैसा कि मेरे पास है। मेरे पेन में क्रिस्टल लगा हुआ है। जियांग मार्टिन से कहता है, तो इसका मतलब तुम मैजिक इस्तेमाल कर रहे हो? मार्टिन उसे कहता है, नहीं, हम लोग यहाँ पर फोर्जरी करते हैं, मैजिक इस्तेमाल नहीं करते। जियांग उस तलवार को अपने हाथ में पकड़कर सोचता है, अगर ये तलवार बना सकता है तो हम इससे गन्स भी बना सकते होंगे। जियांग टीचर मार्टिन से कहता है, क्या इस क्रिस्टल को यूज करने के लिए हमें मैजिक की जरूरत होती है? टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, नहीं, ये सारा मैजिक इस क्रिस्टल का है, इसे तो कोई बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है, तुम्हारे अंदर मैजिकल पावर होने की जरूरत नहीं। लेकिन इन क्रिस्टल्स की बहुत सारी इकसाम है, जैसे कि मेरे पेन के ऊपर देखो, यहाँ पर गोल्ड अलॉय क्रिस्टल है, ये सबसे ज्यादा यूनिक है, इससे तुम कोई भी चीज बना सकते हो सिर्फ सोचने से ही। जियांग टीचर से कहता है, इसका मतलब ये क्रिस्टल बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या इसको इस्तेमाल करने के लिए बाउंड्री फोर्स की जरूरत होती है? टीचर मार्टिन उसे फिर से कहते हैं, नहीं, मैंने तुमसे कहा ना कि इसे मैजिक को ना ही बाउंड्री फोर्स की जरूरत है, ये क्रिस्टल खुद बहुत एक मैजिक है। बाउंड्री फोर्स का लफ्ज सुनते ही वो सारी क्लास के लड़के चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उससे कहते हैं, बाउंड्री फोर्स होने में क्या स्पेशल है, हम लोग उनसे ज्यादा बेहतर हैं। जियांग उनकी बातें सुनकर घबरा जाता है। सोल्जर उसे कहता है, तुम्हें ये बात नहीं करना चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर सारे यूजलेस लंबर हैं तुम्हारी तरह, इनमें से किसी के पास भी बाउंड्री फोर्स नहीं है, इसलिए इनके सामने इसका नाम भी मत लेना। ये बात सुनते ही जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब ये सब मेरी तरह है, ये भी बेकार इंसान है। जियांग आगे बढ़ता है और टीचर मार्टिन की टांगे पकड़ लेता है और उनसे कहता है, प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना ले, मुझे यही क्लास ज्वाइन करनी है। टीचर मार्टिन खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, क्या तुम वाकई में ये आर्ट सीखना चाहते हो? जियांग चमकती हुई आंखों के साथ उनसे कहता है, जी मैं जरूर ये सीखना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक यूजलेस स्लम्बर हूँ। और वो साथ ही एक बच्चे से कागज और पेंसिल लेता है और एक प्यारी सी तस्वीर बनाकर दिखाता है। बाकी के बच्चे उसकी ड्राइंग आर्ट देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम तो ड्राइंग में बहुत ज्यादा अच्छे हो। टीचर वो ड्राइंग देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं, तुमने टेस्ट पास कर लिया, तुम्हारा ड्राइंग स्किल तो बहुत ज्यादा अच्छा है। सोल्जर भी खुश हो जाता है और उसे कहता है, मास्टर जियांग, मुझे नहीं लगा था कि आपके पास इतना टैलेंट होगा कि आप किसी क्लास में ज्वाइन कर सकेंगे, लेकिन आप ड्राइंग में तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जियांग हंसते हुए उसे कहता है, अब ये कोई बड़ी बात नहीं, वैसे भी मेरे पास ड्राइंग के अलावा और कोई स्किल नहीं है। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, हमारी ब्रांच का वैसे ज्यादा कोई रोल नहीं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कॉम्बैट स्किल्स सीखते हैं या भी तलवारबाजी सीखते हैं, लेकिन अगर तुमने एक बार फोर्जरी को मास्टर कर लिया तो तुम इसके बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हो। जियांग सोचता है, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि मुझे ड्राइंग आती है, मैं अपनी ड्राइंग की मदद से अब कुछ भी बना सकता हूँ, न सिर्फ वेपन्स बल्कि और भी बहुत सारी चीजें जो कि मेरी दुनिया से होंगी। लेकिन उसी वक्त चश्मे वाला लड़का उसे कहता है, लेकिन तुम्हें 3 रूल्स का ख्याल रखना होगा, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बना सकते। चश्मे वाला लड़का उसे तीनों रूल्स के बारे में बताता है। सबसे पहला रूल ये होता है कि तुम ऐसी कोई चीज नहीं बना सकते जिससे जानवरों को नुकसान हो। रूल नंबर 2 ये है कि तुम अपने लिए चीजें बनाने के लिए अपने क्रिस्टल्स को किसी से चोरी नहीं कर सकते, ना ही तुम कोई मटेरियल चोरी कर सकते हो। और अपने क्रिस्टल्स के साथ जो भी चीजें तुम बनाओगे तुम्हें उनकी केयर करना होगी, तुम उन्हें बनाने के बाद फेंक नहीं सकते। और हमारी क्लास का तीसरा रूल ये है कि तुम कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, जैसे कि कोई जिंदा जानवर जिसके पास इमोशंस हो। जियांग सोचता है, ये रूल्स तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि टीचर मार्टिन बहुत ही नरम दिल है, इसलिए उनके रूल्स भी अच्छे हैं। जियांग फिर से टीचर के सामने घुटने टेककर बैठ जाता है और टीचर मार्टिन से कहता है, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर ले, मुझे ये क्लास ज्वाइन करनी ही है। वो सोल्जर भी टीचर मार्टिन से कहता है, हमें यहाँ पर स्पेशल व्हाइट ड्रैगन टीम के लीडर ने भेजा है, अगर आप इसे अपना स्टूडेंट बना लेते हैं तो आपकी वैल्यू उनकी नजर में बढ़ जाएगी। चश्मे वाला लड़का टीचर से कहता है, टीचर इसकी आर्ट बहुत ही अच्छी है और ये हमें ज्वाइन भी करना चाहता है, तो इसे रख ले।
टीचर हंसते हुए से कहते हैं, इस सब की जरूरत नहीं, मैं वैसे भी इसे रखने वाला हूँ। वो जियांग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मुझे इतना अच्छा स्टूडेंट मिल रहा है, मैं इसे क्यों जाने दूँ। वे टीचर अपने पास से एक पेन निकालते हैं और उसे जियांग को देते हुए कहते हैं, ये पेन हर स्टूडेंट को दिया जाता है जो कि पहली बार क्लास में आता है। उस पेन के ऊपर एक छोटू सा क्रिस्टल लगा होता है। जियांग उस पेन को हाथ में पकड़कर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मुझे तो अभी से लग रहा है जैसे मेरे हाथ में जादू की छड़ी लग गई है। नेक्स्ट सीन रॉयल पैलेस का होता है। किंग अपने थ्रोन पर बैठी होती है जबकि रीजेंट उनके सामने खड़े होते हैं। रीजेंट किंग से कहते हैं, हमें और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, आपको जल्दी से फैसला करना है, हमें क्या करना है। उसी वक्त मास्टर गुरु और सोफी सास दोनों अंदर आ जाते हैं। किंग भी उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मास्टर गुरु आते ही किंग से कहते हैं, जो बात मैंने सुनी है क्या वो बिल्कुल ठीक है। ग्रेट ड्रैगन टीम के कैप्टन और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर उन दोनों को हमारे रीजेंट सजाए मौत दिलवाना चाहते हैं, क्या ये बात ठीक है। आखिर ये किस किस्म की बात हो रही है, रीजेंट के दिमाग में चल क्या रहा है। रीजेंट मास्टर गुरु से कहते हैं, मैंने अपने कुछ स्पाई लोगों को वहाँ पर भेजा था नजर रखने के लिए। मैंने सुना था कि वहाँ पर कुछ गैर कानूनी काम हो रहे हैं और बिल्कुल ऐसा ही पाया। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया है ईस्ट वाले ट्राइब से, और इसके अलावा ग्रेट ड्रैगन टीम के कैप्टन भी उनको हमारा राशन देते हुए पकड़े गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी आर्मी का राशन हम लोग ईस्ट वाले ट्राइब को क्यों दे, और वो भी किंग की बिना इजाजत के। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, इसके लिए उन्हें सजा जरूर देनी चाहिए। मास्टर गुरु उनसे कहते हैं, ईस्ट में इस दफा बारिश नहीं हुई इसलिए उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हमने अपने राशन में से उनकी जान बचाने के लिए उनको राशन दिया है ताकि हम दोनों ट्राइब्स के दरमियान अमन शांति बनी रहे। अगर हम लोग उनके बुरे वक्त में उनको राशन देते हैं तो इसका मतलब है हमारा रिलेशनशिप उनके साथ और भी ज्यादा मजबूत होगा और मुश्किल वक्त में वो लोग भी हमारी मदद करेंगे। रीजेंट मास्टर गुरु से कहते हैं, वो सिर्फ बेवकूफ जानवरों का कबीला है, उन्हें पीस से क्या मतलब। और सबसे बड़ी बात ये है कि किंग को इस बारे में जरा भी नहीं बताया गया कि आप लोग हमारी आर्मी का राशन बिना इजाजत के लोगों में बांट रहे हैं। मास्टर गुरु से कहते हैं, हमारे पास किंग की इजाजत लेने का टाइम नहीं था, अगर हम एक भी दिन और रुकते तो वहाँ पर भूख से बहुत सारे लोग मर जाते। रीजेंट उनसे कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर वो मर जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो सिर्फ जानवर है और आप ये सारे सवाल उठाने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हैं। साथ ही रीजेंट आवाज देते हैं और कहते हैं, उन दोनों को अंदर ले आओ। ब्लैक ड्रैगन यूनिट के कैप्टन ने 2 बीट्स को पकड़ रखा होता है, वो दोनों जंजीरों में बंधे होते हैं। मास्टर गुरु उनको देखकर कहते हैं, तुमने इन दोनों को क्यों पकड़ा है। उनमें से एक स्वॉर्ड मास्टर मूचिया होते हैं जबकि दूसरे कमांडिंग ऑफिसर बीरू होते हैं। गुरु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और रीजेंट से कहते हैं, तुम्हें इन लोगों को पकड़ने की क्या जरूरत थी। उन दोनों के हाथ में बॉक्सेस होते हैं। रीजेंट उन दोनों से कहते हैं, अपने बॉक्सेस को ओपन करो। वो दोनों जैसे ही बॉक्सेस को ओपन करते हैं तो उनके अंदर इंसानों के कटे सर होते हैं। ये देखकर किंग और सारे लोग हैरान हो जाते हैं। किंग घबराते हुए रीजेंट से कहते हैं, आप ये सब कुछ यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। रीजेंट उनसे कहते हैं, मुझे माफ कर दें, लेकिन मुझे आपके सामने सबूत भी तो पेश करने थे। आपको ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं, इस तरह का गंदा काम मेरे से में डाल दे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उन दोनों सरों में से एक सर एग्रीकल्चर मिनिस्टर का होता है जबकि दूसरा सर ग्रेट टीम के लीडर का होता है। रीजेंट किंग से कहते हैं, आज के बाद ग्रेट टीम की कमांड को ब्लैक ड्रैगन टीम के कैप्टन संभालेंगे, उसका नाम साटो होता है। और एक हफ्ते के बाद साटो इन दोनों यूनिट्स को लेकर ईस्टर्न ट्राइब पर जाकर हमला करेंगे। ये सुनते ही मूचिया और बीरू दोनों चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने हमसे कहा था कि अगर हम दोनों सरेंडर कर देते हैं तो तुम हमारे लोगों की मदद करोगे, लेकिन अब तुम हमारे ट्राइब पर हमला करने की बात कर रहे हो, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। उसी वक्त साटो उनकी जंजीरें खींचता है। रीजेंट उनसे कहता है, मैंने तुम लोगों से ऐसी कोई बात नहीं की, मेरी तुम्हारे साथ ऐसी कोई डील नहीं हुई, तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो। तुम्हें तो यहाँ पर हमारे किंग से माफी की भीख मांगनी चाहिए। वीरू मूचिया से कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि ये हमें धोखा देगा, हमें इंसानों पर कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। हमें पहले से ही पता है कि इंसानों के दिल सबसे ज्यादा बुरे हैं और तुम देख लेना, ये इंसान एक दिन पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। मास्टर गुरु बीरू से कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ तक बात पहुँचेगी। फिर मास्टर गुरु किंग से कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। अगर हम इन दोनों को यहाँ पर सजा देते हैं तो हमारी जंग छिड़ सकती है बाकी ट्राइब्स के साथ भी। किंग जैसे ही कुछ बोलने लगते हैं उसी वक्त साटो मूचिया की जंजीर ढीली कर देता है। मूचिया को महसूस होता है कि उसकी ग्रिप आजाद हो चुकी है और वो अपनी बाउंड्री फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है।
साथ ही साटो नौटंकी शुरू कर देता है और कहता है, मूचिया मेरी पकड़ से निकल चुका है, कोई इसको पकड़ो। मूचिया जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और किंग से कहता है, तुम लोग मेरे कंट्री पर हमला करने वाले हो, तुम्हें इस बात का हमेशा भुगतना पड़ेगा और इसकी कीमत तुम्हारे किंग चुकाएंगे। मूचिया अपनी मैजिकल पावर से एक तलवार बनाता है और किंग की तरफ जंप करके उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। सोफिसास किंग के सामने आ जाता है और उसकी तलवार के वार को ब्लॉक करता है और मूचिया से कहता है, हमारे किंग की ऐसी बेइज्जती मैं जरा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और साथ ही सोफिसास उसके पेट में अपनी तलवार मारता है जिससे वो मर जाता है। सोफिसास मूचिया से कहता है, तुम ग्रेट सोल्समैन होने के लायक नहीं हो अगर तुम मेरी तलवार के हाथों मारे गए हो। उसी वक्त साटो आगे बढ़ता है और किंग से पूछता है, क्या आप ठीक हैं? और साथ ही मूचिया का सर काट देता है। जबकि मास्टर गुरु को सारी बात की समझ आ रही होती है। वो कहते हैं, ये सारा रीजेंट का प्लान है, उसने मूचिया को रास्ते से हटा दिया और साथ में ग्रेट ड्रैगन यूनिट भी अपने हाथ में ले ली। जबकि रीजेंट वहीं पर खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। दूसरी तरफ सोल्जर जियांग को रेजिडेंशियल एरिया की तरफ लेकर जाता है। वो दोनों एक पोर्टल के सामने रुकते हैं, एक ऐसा पोर्टल जिसे स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं अपने रेजिडेंशियल एरिया में जाने के लिए। जियांग उसे देखकर कहता है, ये तो बिल्कुल वीडियो गेम्स जैसा ही पोर्टल है। जियांग सोल्जर से पूछता है, आखिर ये पोर्टल्स कहाँ पर जाते हैं? सोल्जर उसे कहता है, जैसे कि हमारे शहर में ये स्कूल है, हमारे शहर में रेजिडेंशियल एरिया बहुत ज्यादा कम है, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स बनाए गए हैं जो कि नॉर्थ बॉर्डर पर और ईस्ट बॉर्डर पर हैं। ये पोर्टल्स हमें वहीं पर जोड़ते हैं। ईस्ट वाली साइड पर जो हॉस्टल्स हैं उनमें फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उनका किराया भी ज्यादा है। जबकि नॉर्थ वाली साइड पर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इसलिए उनके किराए बहुत ज्यादा कम हैं। जियांग उसे कहता है, इसका मतलब यहाँ पर भी अमीर और गरीब वाला चक्कर है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अमीर वाली साइड पर रहेंगे। सोल्जर जियांग से कहता है, अगर तुम्हें स्कूल में पढ़ाई करनी है तो ये लाजमी है कि तुम्हें हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। जियांग सोचता है, वैसे भी मुझे कैंपस में ही रहना है, क्योंकि सोफिसास जिस तरह मुझे घूर घूर कर देखता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साथ ही में सोल्जर अपनी जेब में से की निकालता है और उसे कहता है, सोफिसास ने तुम्हारे लिए सब कुछ इंतजाम कर दिया हुआ है। ईस्टर्न हॉल में तुम्हारे लिए ये एक रूम बुक है, तुम वहाँ पर जाकर रह सकते हो। जियांग सोचता है, सोफिसास तो बहुत ही अच्छा इंसान है। अगर मुझे कभी डीमन ट्राइब में वापस जाने का मौका मिला तो मैं उसके भाई को जरूर ढूंढूंगा। दूसरी तरफ सोफिसास अपने पापा से कहता है, क्या आपको लगता है कि किंग हमारी बात सुनेंगे? मास्टर गुरु बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं, ग्रेट टीम के कैप्टन और एग्रीकल्चर मिनिस्टर दोनों ही मेरे सबसे अच्छे साथी थे। रीजेंट को लगता है कि वो इस तरह मुझे कमजोर कर देगा। मैं उसे इस बात के लिए अच्छा सबक सिखाऊंगा। वो दोनों जैसे ही किंग के कमरे के बाहर जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर खड़े होते हैं। वो सोल्जर उन दोनों से कहते हैं, हमारे किंग ने पहले से ही कह दिया था कि मिस्टर गुरु उनसे मिलने के लिए आने वाले हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। मास्टर गुरु सोफिसास से कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं और किंग सेम ही सोच रहे हैं। साथ ही वो सोल्जर उनसे कहते हैं, लेकिन किंग ने कहा था कि सिर्फ मास्टर गुरु को ही अंदर आने देना, वो उनसे अकेले में कोई बात करना चाहते हैं। सोफिसास उस सोल्जर से पूछता है, क्या वाकई में हमारे किंग ने ऐसा कहा है? वो सोल्जर उससे कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर मास्टर गुरु अंदर चले जाते हैं जबकि सोफिसास बाहर ही रुक जाता है। मास्टर गुरु जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर किंग नहीं होते, जबकि उनकी जगह पर अंदर रीजेंट होते हैं। रीजेंट मास्टर गुरु से कहते हैं, मैंने किंग को घोड़सवारी करने के लिए भेज दिया है, इसलिए वो शाम तक वापस नहीं आने वाले। मास्टर गुरु जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं। रीजेंट मास्टर गुरु से कहते हैं, आज दरबार में जो कुछ भी हुआ कहीं आप उससे डर तो नहीं गए? मास्टर उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। जबकि बाहर सोफिसास खड़ा होता है और वो इंतजार कर रहा होता है कि कब उसके पापा बाहर निकल कर आए। उसी वक्त साटो वहाँ पर आ जाता है। साटो सोफिसास से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम हमेशा से ऐसा ही काम करते हो, जहाँ पर भी जंग हो रही हो तुम अपने सोल्जर्स को लेकर वहाँ पर घुस आते हो। लेकिन तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि व्हाइट ड्रैगन टीम का काम सिर्फ किंग की सेफ्टी का ख्याल रखना है, ना कि बाहर जाकर जंगे लड़ना। सोफिसास उसे कहता है, मुझे मालूम है कि हमारा काम क्या है और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि सारी कमांड किंग के हाथ में है। साटो उसे कहता है कि हमारे किंग अभी बहुत छोटे हैं, तो ये तो आम सी बात है कि तुम्हारी टीम को कमांड करने के लिए रीजेंट ही ऑर्डर्स देते हैं। उसकी ये बात सुनते ही सोफिसास बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है, दरवाजे पर भी तो मेरी ही यूनिट के स्पाई खड़े हैं, इसका मतलब अंदर किंग नहीं है बल्कि रीजेंट है।
साटो सोफी सास से कहता है अगर तुम अंदर जाने की सोच रहे हो तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि ऐसा करने से तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। सोफी सास साटो से कहता है क्या तुम लोग मेरे पापा को नुकसान पहुंचाने वाले हो? साटो अपने चेहरे पर हाथ रखता है और हंसना शुरू कर देता है और सोफी सास से कहता है यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो रिजेंट की मर्जी से होता है। तुम लोग भी जो कुछ करते हो वो भी रिजेंट की मर्जी से होता है। सोफी सास अपनी तलवार निकालता है और साटो के गले पर रखते हुए उसे कहता है तुम लोग मेरे पापा के साथ क्या करने वाले हो? साटो उसे कहता है तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि तुम एक हीरो बन सकते थे, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक कैप्टन ही बनने रहना है। सोफी सास गुस्से के साथ साटो से कहता है अगर तुम लोगों ने मेरे पापा के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। साटो उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, रिजेंट उसे मारने नहीं वाले। रिजेंट गुरु को अपने साथ लेकर गए हैं ताकि वो उसे लोगों के हालात बता सके कि हम इंसान किस हालत में हैं। सोफी सास उससे कहता है तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? साटो पीछे की तरफ घूम जाता है और उससे कहता है तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं और तुम्हारे पापा बिल्कुल सेफ है, इसलिए वापस जाकर आराम करो। और साथ ही वो उसे कहता है लेकिन अगर फिर भी तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो तुम कोशिश करके देख सकते हो कौन किसके टुकड़े करता है। नेक्स्ट सीन वेस्टर्न कैंपस रेजिडेंस का होता है जहाँ पर जियांग के लिए सोफी सास ने कमरा बुक किया होता है। जियांग कहता है ये तो बहुत ही फैंसी है। वो जैसी चाबी लगाकर अंदर दाखिल होता है सामने इसाबेला खड़ी होती है। वो अपने कपड़े तकरीबन पहन ही चुकी होती है, बस ऊपर से स्ट्रिप्स ऊपर कर रही होती है। जियांग ये देखकर शर्माना शुरू कर देता है और साथ ही अपनी आंखों के सामने हाथ रख लेता है, चिल्लाकर उसे कहता है तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? थोड़ी देर के बाद वो उसे कहता है तुमने अभी तक मुझे मारा क्यों नहीं? इसाबेला उसे कहती है तुम पहले से मेरी पूरी बॉडी देख चुके हो, इसलिए इसके लिए तुम्हें क्या मारना? जियांग सोचता है मुझे लगता है ये सब कुछ सोल्जर ने किया है, उसी ने हम दोनों को एक ही रूम में रखा है। इसाबेला उसे कहती है मुझे नहीं पता कि इन इंसानों का मकसद क्या है, लेकिन ये हम दोनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। वहीं टेबल पर गोल्ड कॉइन्स की एक थैली पड़ी होती है। क्वीन जियांग से कहती है हमारे लिए उन्होंने सब कुछ पहले से इंतजाम किया हुआ है। जियांग उस थैली में से एक गोल्ड कॉइन उठाता है और कहता है मुझे नहीं पता कि यहाँ पर इस गोल्ड कॉइन से मुझे कितना कुछ मिल सकता है, मुझे लगता है शायद इससे कुछ खाना मिल जाए। जियांग क्वीन से कहता है अब जबकि हम सेंट्रल एरिया से बहुत दूर हैं, तो क्यों ना हम लोग यहाँ से भाग जाएं। क्वीन उसे कहती है पागलों जैसी बातें मत करो, अकेडमी को अपने स्टूडेंट्स का पता होता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जाते हैं, और इसके अलावा इस पूरे रेजिडेंस के इर्द गिर्द एक बैरियर है, तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। वो बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना तो कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है, यहाँ तक कि कोई टीचर भी उस बैरियर को नहीं तोड़ सकता। जियांग उसे कहता है तो फिर हमारा प्लान क्या होगा? क्वीन उसे कहती है मेरे पास जरा सी भी पावर नहीं, जैसे ही मेरी पावर्स वापस आएंगी तब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तब के लिए मैं यहीं पर रुकूंगी। और वैसे भी मैं डीमन क्लैन में वापस नहीं जा सकती, क्योंकि डीमन क्लैन में ये रूल है कि जिसके पास ज्यादा पावर होगी उसे ही डीमन लोग अपना लीडर मानेंगे, और मेरे पास तो जरा सी भी पावर नहीं, मुझे वो कभी भी अपनी क्वीन दोबारा नहीं मानेंगे। जियांग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम जरा भी फिक्र ना करो, देखना एक दिन मैं तुम्हारी पावर तुम्हें वापस दिलवा दूंगा और तुम्हें तुम्हारे ट्राइब में वापस ले जाऊंगा और तुम दोबारा से डीमन ट्राइब की क्वीन बन जाओगी। क्वीन उसे कहती है अब ऐसा क्या हो गया, क्या तुम्हारे हाथ में कोई जादू की छड़ी लग गई है? जियांग अपने पास से टीचर का दिया हुआ पेन निकालता है और उससे कहता है मैंने अपनी क्लास ढूंढ ली है, मेरे हाथ में बहुत ही पावरफुल वेपन है, अगर मैंने इसको मुकम्मल तौर पर मास्टर कर लिया तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। क्वीन उसे कहती है चलो ये तो अच्छी बात है। जियांग उससे पूछता है तुमने कौन सी क्लास ज्वाइन की, तलवारबाजी की या मैजिक की? क्वीन उसे कहती है नहीं, मैंने दोनों ही क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं। मैंने दोनों टीचर से कहा था कि मैंने दोनों क्लासेस में स्टडी करनी है, तो वो दोनों ही मान गई। उसी वक्त जियांग आगे बढ़ता है और बेड पर लेट जाता है और उसे कहता है इसका मतलब तुम एक जादूगरनी भी हो और एक तलवारबाज भी हो। क्वीन उससे कहती है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन साथ ही वो जियांग से कहती है लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? जियांग उसे कहता है मैं तो बस ड्रामा कर रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों शादीशुदा हैं, किसी को ऐसा न लगे कि हम दोनों एक बिस्तर पर नहीं सोते। क्वीन को उसकी बात सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे पीटती नहीं, वो शर्माते हुए दूसरी तरफ चेहरा घुमा लेती है और फिर जियांग से कहती है ये सारी तुम्हारी गलती है, उन सब के सामने तुम मुझे बार बार अपनी बीवी क्यों कहते हो? जबकि जियांग ये सोच रहा होता है ये मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं कर रही, ऐसी बात करने पर तो इसे मुझ पर गुस्सा करना चाहिए था। जियांग क्वीन से कहता है
मैं सिर्फ उनके सामने इसलिए ये बात करता हूँ ताकि लड़की लड़कों को तुमसे दूर रखा जा सके, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, इसलिए बहुत सारे लड़के तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। क्वीन उसे कहती है तो इसके लिए तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जियांग उससे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम दोनों शादीशुदा हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। साथ ही क्वीन अपनी तलवार उठाती है और जियांग के सामने करते हुए उसे कहती है जल्दी से बेड से नीचे उतरो। जियांग बेड से नीचे उतर आता है और नीचे ही सो जाता है। रात को वो फिर से उठ जाता है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही होती। उसने अपना पेन हाथ में पकड़ा होता है और कहता है तो इस पेन की मदद से मैं सब कुछ बना सकता हूँ, चाहे कुछ भी, लेकिन मुझे इसको ट्राई करना होगा। मुझे नहीं पता कि इससे मैं क्या क्या बना सकता हूँ। फिर वो उसी वक्त उठता है और उस पेन से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। सुबह के वक्त जैसे ही क्वीन उठती है तो सामने उसके बिस्तर पर एक लड़की बैठी होती है। क्वीन जल्दी से अपनी तलवार उठाती है और उसकी तरफ करते हुए उसे कहती है तुम कौन हो और तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो। लेकिन वो लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती। क्वीन जब दूसरी तरफ घूमकर उसे देखती है तो वो सिर्फ एक मिट्टी का पुतला होता है। क्वीन उसे देखकर कहती है ये तो मेरा पुतला है, लेकिन ये आया कहाँ से होगा। उसी वक्त वो दूसरी तरफ देखती है तो कमरे में ऐसे बहुत सारे स्टैचूज पड़े होते हैं। वो उनके पास जाती है और कहती है ये लाजमी तौर पर उस इंसानी कचरे की हिमाकत होगी। वो करीब जाकर उन्हें देखती है और कहती है आखिर ये स्टैचू है किस चीज के। वहाँ पर सामने एक गन का स्टैचू होता है। क्वीन कहती है मैं रात को बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए उसके इतने ज्यादा शोर करने के बावजूद भी मुझे नींद से आंख नहीं खुली। फिर वो कमरे से बाहर निकल जाती है। वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जा रही होती है तो बाहर से शोर की आवाज आ रही होती है। बच्चे कह रहे होते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। क्वीन जैसे ही बाहर जाती है तो बाहर दरवाजे के सामने एक रेसिंग कार खड़ी होती है, लेकिन वो भी पत्थर का स्टैचू होती है। क्वीन उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है ये तो बहुत ही अजीब चीज है। उसी वक्त बच्चे कहते हैं दूसरी तरफ देखो, यहाँ पर एक और अजीब चीज है। दूसरी तरफ एक बड़ा सा रोबोट होता है। सारे बच्चे उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं आखिर इसको यहाँ पर रखा किसने है, ये तो बहुत बड़ा स्टैचू है। क्वीन ये देखकर कहती है इस इडियट को वापस आने दो, मैं इसे जरूर इस बात के लिए सजा दूंगी। जियांग जो कि पहले स्कूल के लिए निकल चुका होता है। मास्टर मार्टिन कहते हैं अभी तक जियांग आया क्यों नहीं, हमारी क्लास शुरू होने वाली है। चश्मे वाला लड़का आता है और टीचर से कहता है अगर आप चाहें तो मैं उसे बुलाकर ला सकता हूँ। मार्टिन उनसे कहते हैं नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं, वो आ जाएगा। उसी वक्त जियांग दूर से चिल्लाता हुआ आ रहा होता है। वो एक साइकिल पर बैठा होता है और टीचर से कहता है मुझे माफ कर मैं लेट हो गया। टीचर मार्टिन और वो बच्चे उस साइकिल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या चीज है। चश्मे वाला लड़का जियांग से कहता है कहीं ये कोई अमीर बच्चों का नया खिलौना तो नहीं। जियांग सोच रहा होता है अब मैं इसको इन सब के सामने कैसे एक्सप्लेन करूं। जियांग उनसे कहता है ये मेरी न्यू इन्वेंशन है, इसको बाइसिकल कहते हैं या फिर तुम लोग इसे पैडल बाइक भी कह सकते हो।